टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज मेरा जो क्लास है उसका 4th डे है, चौथा दिन। हम जो पढ़ रहे थे पदार्थों के बारे में, और उसमें पदार्थ के कणों की 2 विशेषताएं देख ली थी हम। पहली जो विशेषता ये थी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी थी कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी जैसे देखे थे कि जैसे नमक या चीनी उसका पानी में घुल जाना है, ठीक है ना, कॉफी बनाना है, चाय है, KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट उसका घुल जाना है उसमें, ठीक है। इसके अति डेटोल वाला उदाहरण देखा था। ये तो क्या हो गया, कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, 1 नंबर विशेषता। 2 नंबर विशेषता की यदि हम बात करेंगे, 2 नंबर की विशेषता ये थी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसमें हमने एक चीज देखा था एग्जाम्पल कि गर्म खाने की जो सुगंध होती है, गंध होती है, वो दूर तक चली जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध दूर तक नहीं जाती। क्यों? तो इसका कारण हम बताएंगे, क्योंकि ठंडा जो खाना होता है उसमें गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, यानी तापमान जैसे ही बढ़ेगा उस स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और कणों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो कणों की गति भी बढ़ती है, और इसलिए जो महक होती है वो दूर तक चली जाती है। ये हो गया था 2 नंबर की विशेषता। इसके बाद में 3 नंबर की विशेषता उतार लोगे। 3 नंबर की विशेषता क्या लिखेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उससे पहले देखो एक हम परिभाषा देखेंगे। उससे पहले परिभाषा देखेंगे विसरण की। विसरण, इसकी परिभाषा देखेंगे इससे पहले, ठीक है, कि विसरण क्या होता है कि 2 विभिन्न पदार्थों के कण जब स्वतः मिल जाते हैं, जो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। 2 यदि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण क्या होता है, किसी भी सतह से हो सकता है। जैसे हम बात करें विसरण की, हम बात करते हैं वही गर्म खाने की गंध जाना है, अगरबत्ती को जलाते हैं उसकी खुशबू चली जाती है, इत्र की खुशबू चली जाती है, ठीक है ना। तो ये किसी भी सतह से हो सकता है विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला जाएगा विसरण, किसी भी सतह से। एक होता है इसी से रिलेटेड जो परिभाषा होती है वो होती है प्रासरण। प्रासरण, इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है, और साथ ही इसमें जो विलायक के जो कण होते हैं यानी जल के कण होते हैं वे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और इसमें विलायक के कण जाते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि विलायक के कण जाए। किसी प्रकार का कोई आयन है, मतलब कहने का मतलब कोई भी किसी प्रकार का कण होता है वो क्या हो सकता है, विसरित हो सकता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें प्रासरण की, कि जैसे किशमिश है उसको किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। उसका कारण क्या है कि जो जल होगा, बाहर जल की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है ना, जल में जैसे डालते हैं, किशमिश के अंदर जल की मात्रा कम है तो ज्यादा से कम की ओर जल क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और उस स्थिति में किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ये उदाहरण किसका है, प्रासरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रासरण का उदाहरण है। तो जैसे 2 नंबर हमने लिख लिया, उसका कुछ उदाहरण देख लिया, उसके बाद नीचे नोट लगा के एक परिभाषा लिखेंगे, किसकी, विसरण की परिभाषा लिखेंगे। और विसरण की परिभाषा क्या है, 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही क्या है, विसरण कहलाता है। तो परिभाषा लिखेंगे, 2 विभिन्न पदार्थों, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः
स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये किसकी परिभाषा हो गई? विसरण की परिभाषा हो गई। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर की जो पदार्थ के कणों की विशेषता लिखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 3 नंबर की विशेषता लिख लो। क्या लिखेंगे? कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्या होगी? पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं। तीनों विशेषताएं दोबारा बोलोगे मेरे साथ। पहली विशेषता क्या थी? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरी विशेषता क्या है? कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गई 3 विशेषताएं। ठीक है, ये उतार लोगे। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करेंगे, अगला जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अगला जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नया टॉपिक लिख लो, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है। इसके बारे में देखो, जैसे हम बात करें, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक कौन सा होता है? ठोस। एक बार ऐसे बता देता हूं। दूसरा कौन सा होता है? द्रव। और तीसरा कौन सा होता है? गैस। ये 3 अवस्थाएं हो गई। ठोस की यदि हम बात करते हैं कि ठोस होता है, उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस जैसे चौक है, इसका आकार क्या है? निश्चित है। यदि इस पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाए तो ये संपीड़ित नहीं होगी, पिचकेगी नहीं, बल्कि ये क्या हो सकती है? टूट सकती है। ठीक है ना। तो इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। बल्कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी है, उसको गिलास में डाले तो उसका आकार ले लेता है, यदि किसी प्याली में डाले तो उसका आकार ले लेता है, किसी बाल्टी में डाले, बड़े बर्तन में डाले तो उसका आकार ले लेता है। ऐसे यदि हम बात करें गैस, उसका आकार भी क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। गैस का वैसे कोई आकार नहीं होता है, अनिश्चित ही होता है। गैस को जिसमें डाले उसी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार हम बात करें आयतन। आयतन का मतलब है कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है ना। तो आयतन, इसका जो ठोस होता है उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, अपना स्थान घेरता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना। यानी जैसे मतलब इसका कैसे भी आयतन हो सकता है। ठीक है। ठोस की यदि बात करें, इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है, या आसानी से पिचकता नहीं है। बल्कि द्रव की यदि बात करें, उसमें संपीड़ितता का क्या पाया जाता है? थोड़ा गुण पाया जाता है। और गैस है, उसमें संपीड़ितता का क्या होता है? बहुत अधिक गुण पाया जाता है। ठीक है। तो गया ठोस, द्रव और गैस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखो, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस। ठोस या सॉलिड की यदि हम बात करें। ठीक है। सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। तो ठोस में हम क्या लिखेंगे? कि इनको एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं व स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। इनका क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। ठीक है। स्पष्ट सीमाएं होती है, वह स्थिर आयतन होता है। तो हम लिखेंगे क्या? इसमें लिखोगे कि इनका निश्चित आकार होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसके साथ हम बात करें कि स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। उसके बाद में लिखेंगे इनका स्थिर
आयतन यानी क्या होता है, नगण्य संपीड्यता होती है। यानी संपीड्यता का गुण क्या होता है, नगण्य होता है। यानी नगण्य संपीड्यता नगण्य संपीड्यता होती है। ये गुण किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करेंगे जैसे इस पर बाह्य बल लगाया जाता है, जैसे इस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस स्थिति में ठोस अपने आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, लेकिन इस पर यदि और ज्यादा बल लगाया जाए, यानी बल अधिक लगाने पर ठोस क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि ज्यादा इस पर प्रेशर लगाया जाए, यानी इस पर दबाव डाला जाए, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि बाह्य बल लगाने पर भी, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार नहीं बदलता है, पर भी ठोस अपना आकार नहीं बदलता है। ठीक है, अधिक बल लगाने पर ठोस क्या हो सकता है, टूट सकता है। बल लगाने पर ठोस क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, टूट सकते हैं। ठोस क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन अपने आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। इनका आकार नहीं बदलता है, यानी आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। अतः ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, ये हो गई कुछ इसकी विशेषता है कि ठोस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। एक तो क्या, मेरे साथ बोलोगे, इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। फिर हम बात करेंगे इनकी स्थिर आयतन, इनकी स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार नहीं बदलता है, इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि बल लगाया जाए और अधिक तो ठोस क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। अतः ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। अतः ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। स्पेशली ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, उतार लेना। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण की यदि हम बात करें, जैसे रबर बैंड है, ठीक है ना, या रबर बैंड होता है, उसको यदि खींचा जाता है, कोई बोले कि सर जैसे उसको खींच रहे हैं तो उसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, हम बात करें जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, एक नंबर इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे बोले कि सर जैसे रबर बैंड को खींचते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपने आकार में आ जाता है, वापस अपना यथावत वही आकार बना लेता है। लेकिन यदि उसे ज्यादा खींचने की कोशिश की जाए तो उस स्थिति में वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूट कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन अपने आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, रबर बैंड पर बाह्य बल लगाते हैं
तो उनके आकार में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। और जैसे वो आकार में परिवर्तन नहीं होता है यानी वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बल लगाया जाए तो वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए रबर बैंड, रबर बैंड क्या करते हैं, बाह्य बल लगाया जाता है। रबर बैंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है, बाह्य बल हटाया जाता है, जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है, रबर बैंड क्या हो जाता है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि बल अधिक लगाया जाए तो यह टूट सकता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होगा, आकार नहीं बदलता है, यानी टूट सकता है लेकिन आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बल अधिक लगाने पर यह टूट सकता है, लेकिन अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये किसकी विशेषता हो गई, ठोस की विशेषता हो गई, ठीक है ना। यानी उसके उदाहरण में हो गया, ये एक नंबर हो गया कि रबर बैंड वाला। ऐसे यदि 2 नंबर की हम बात करें, दूसरा उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे शक्कर है, नमक है, उसको यदि जिस बर्तन में डालते हैं उसी की आकृति के हो जाते हैं वैसे, लेकिन उसका आकार किसका नहीं बदलता है, शक्कर है, नमक है, इसके जो टुकड़े होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ठोस है उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो जो अगला जो सेकंड उदाहरण है वो कब पढ़ेंगे, कल। इससे पहले क्या करोगे, एक तो क्वेश्चन वो याद करोगे कि जो गर्म खाने की गंध दूर तक क्यों जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लोगे, और कणों की मुख्य विशेषताएं, तीनों विशेषताएं याद कर लोगे जो इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में पढ़ रहे हैं ठोस की अवस्थाएं, ठीक है।